हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में। इसके पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। तो स्वामी अग्रदास का जो संबंध है वह राम भक्ति शाखा से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। तो जायसी ने अपनी कृति आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है जो नायिका प्रधान नहीं है। तो देखिए, इनकी जो कृति है पंचवटी वह नायक प्रधान है और इसमें लक्ष्मण नायक है, तो यह नायिका प्रधान नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर की किस कृति का कथा नायक कर्ण है। दिनकर की कौन सी कृति है जिसमें नायक कर्ण है। तो वह रश्मिरथी है, जो एक खंड काव्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि जब अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कब। यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है उसके रचयिता कौन है। तो यह रघुवीर सहाय की महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो पूस की रात जो प्रेमचंद की कहानी है उसके प्रमुख पात्र हल्कू हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है। तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, एक घूट किस प्रकार की विधा है। तो एक घूट जो विधा है वह लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए, झरोखे, बसंती और कड़ियाँ तो इनका उपन्यास है, लेकिन यहाँ पे जो पीढ़ियाँ दिया है वह अमृतलाल नागर का उपन्यास है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया है वरुण के बेटे, वह नागार्जुन द्वारा मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है। तो माटी की मूर्ति यह जो है वह रामवृक्ष बेनीपुरी का जो है वह रेखा चित्र है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है। तो आप सभी जानते होंगे माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है। तो देखिए, महात्मा गांधी की जो जीवनी लिखी गई है जैनेन्द्र कुमार द्वारा, वह लिखा गया है अकाल पुरुष गांधी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो वह है हम हस्मत, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन है। तो कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, यह जो ऑप्शन नंबर डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। तो आप सभी जानते होंगे हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तो यहाँ पे जो प फ दिया हुआ है वह अघोष है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो वह कहा गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था। तो वह हुआ था सिद्ध पंथ में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसका है? तो यह प्रसिद्ध पंक्ति है तुलसीदास का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, यह तो मीराबाई का है। लेकिन प्रेम तत्व निरूपण यहाँ पे जो दिया गया है वह मीराबाई की नहीं बल्कि कृष्णदास का रचना है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? यह बताना है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है। तो रास पंचाध्यायी जो है वह नंददास का रचना है जो रोला छंद में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, युगधारा के रचयिता कौन है? युगधारा के जो रचयिता हैं वह कौन है यह बताना है। तो यह नागार्जुन की रचना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर परमघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यह जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद का वह किस संकलन में है, यानी किस रचना में है? तो यह लहर में संकलित है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? तो अंधा कुआं प्रसिद्ध नाट्य कृति है लक्ष्मी नारायण लाल का, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन है? तो आप सभी जानते होंगे ध्वनि सिद्धांत के जो आचार्य हैं वह आनंद वर्धन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सी कृति प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, रामायण बिसल देवरासो और सुदामा चरित तो प्रबंध काव्य है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण यह प्रबंध काव्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? इसे ध्यान से देखिए कि वक्रोक्ति के जो विरोधी आचार्य हैं वह विश्वनाथ हैं। इन्होंने अपना जो साहित्य दर्पण है उसमें कुंतक के जो सिद्धांत है वक्रोक्ति उसका क्या किया है, विरोध किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप सभी जानते होंगे यह प्रसिद्ध पंक्ति यमक अलंकार का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है यह बताना है। तो अघोष और अल्पप्राण, देखिए अघोष पहला और दूसरा होता है, अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा, तो यहाँ पे पहला अगर दोनों में आ जाए तो वह हो जाएगा अघोष और अल्पप्राण, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन में है क त यह है अघोष और अल्पप्राण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कुमाऊनी भाषी क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जो रानीखेत और नैनीताल है यह कुमाऊनी भाषा का क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि करण कारक किस वाक्य में है यह बताना है। तो करण कारक यह जो 4 ऑप्शन दिए उसमें वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारण क्या है? तो आधार्य अधिकरण होता है, तो अधिकरण ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है उसमें जो संध्या है वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें जो बुढ़ापा शब्द दिया हुआ है वह पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी शब्द में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हिंदी में होता है एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में होता है एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तो यानी हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो है लड़के लड़के से कहते हैं या बहुवचन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव प्लस आलय यानी देवालय अकह सवर्णे से दीर्घ हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निराकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह प्लस आकार हो जाएगा, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो
ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा। निराकार का जो सही संधि विच्छेद होगा निह प्लस आकार। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए पहला शब्द अगर संख्यावाचक हो तो वहाँ द्विगु समास होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, धनंजय में समास कौन है। तो जिसमें दो पदों की जो भी अन्य पद की प्रधानता होती तो वहाँ बहुब्रीहि होता है, तो यहाँ धनंजय जो कहा गया है वो अर्जुन के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। तो किरातार्जुनीयम का जो प्रधान रस है वह है वीर रस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है। तो श्रीहर्ष द्वारा रचित जो नैषधि चरितम है उसमें वैदर्भी रीति की प्रधानता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे वैदर्भी रीति की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह 22 सर्गों का रचना है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं। तो आपको एक सूत्र याद होगा, एक श्लोक याद होगा, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरमा दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा। यानी जो यहाँ पे दिए गए हैं माघ व उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य के लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। तो देखिए कालिदास की जो 3 रचनाएं हैं वह लघुत्रयी में आती है। वह तीनों रचनाएं हैं रघुवंश, मेघदूतम और कुमार संभव, लेकिन जो ऋतु संहार है वह लघुत्रयी में नहीं आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती का है। तो यहाँ पे जो भास कवि हैं वह कालिदास के पूर्ववर्ती हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, विष्णवे का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह अयादि संधि का उदाहरण है, और इससे हो जाएगा विष्णु प्लस ए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, महोत्सव शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए महा प्लस उत्सव होता है, तो महा प्लस उत्सव यानी महोत्सव यह गुण संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा यह बताना है। तो मति शब्द के षष्ठी एकवचन का जो रूप होगा वह हो जाता है मत्याह, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का जो रूप है वह बताना है। तो आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप हो जाएगा आत्मभ्य, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है। तो देखिए तार सप्तक का संबंध आता है प्रयोगवाद से, और इसके संपादक हैं अज्ञेय। 4 तार सप्तक संपादित हुए थे, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। तो भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त तो हैं, लेकिन क्षेमेंद्र औचित्य के संपादक हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बनारसी दास जैन ने क्या लिखा था। तो बनारसी दास हिंदी की पहली आत्मकथा जो अर्ध कथानक है वह लिखा था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ श्लेष होता है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पे होता है श्लेष, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम यह किसकी परिभाषा है। तो यह परिभाषा जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह यहाँ पे जो दिया हुआ है वह परिभाषा है विश्वनाथ का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो जगन्नाथ हैं उनका जो परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो उसे भी आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है।
तो यहाँ पे देखिए स आ रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना किसने की? तो कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी ने किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, किसान के रचनाकार कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है किसान, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, रुपाब के संपादक कौन है? तो रुपाब पंत जी का रचना पत्रिका है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंत इसके संपादक थे। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो यह जो रचना है सागर मुद्रा, उसके लेखक हैं अज्ञे जी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कला परिच्छेद के जो लेखक हैं वह दंडी कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? तो मर्दानी शब्द का अर्थ है पुरुष तत्ववान, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पुरुषत्ववान, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जिसकी कविताएं स्वाधीन भारत का किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का स्थापी दस्तावेज हैं? तो वे हैं मुक्तिबोध। इनकी रचनाओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, यह बताना है। तो पृथ्वी कल्प जो रचना है वह गिरजा कुमार माथुर का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था, तो ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसके जो संपादक हैं वह नामवर सिंह है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो सभी जानते होंगे यह तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो उदयभान चरित के जो लेखक हैं वह ईसा अल्लाह खान है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आप जानते होंगे उदयभान चरित जो है वह जो रचना है वह कहा जाता है रानी केतकी की कहानी को, तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो यह कविता है लीलाधर जगुड़ी की। इनका एक कविता और पूछा जाता है, नाटक जारी है, तो उसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सुलोचना निबंध संकलन किसका है? तो सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो यह गुरु गोविंद सिंह की रचना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो यह प्रसिद्ध व्यंग्यकार जो हैं हरिशंकर परसाई, उनका व्यंग्य लेखक है, तो व्यंग्य रचना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गजानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गजानन यानी गज के समान आनन यानी मुख यानी गणेश, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो किशोरीलाल गोस्वामी का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्यकृति के कवि का नाम क्या है? तो जगनिक द्वारा लिखा गया है परमाल रासो, जिसे अल्लाखंड भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो एक भारतीय जो आत्मा कहा जाता है वो माखनलाल चतुर्वेदी को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की कहलाती है मातृभाषा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो यहाँ पे स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच के लिए तो होता है, लेकिन कुल्लई जो भाषा दिया हुआ है उसके लिए नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है?
तो सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, यह बताना है। तो राघड़ी बोली जाती है हरियाणा में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो निमाड़ी, मालवी, बुंदेली तो है लेकिन बांगर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लीचू किस भाषा का शब्द है। तो लीचू चीनी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो यह राजस्थान की एक प्रमुख बोली है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे जो कन्नड़ दिया हुआ है वह द्रविड़ भाषा परिवार का भाषा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे त और र मिलकर त्र हो जाता है, क और श मिलकर छत्री छ बन जाते हैं, तो यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो यह स्वर के जो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो देखिए दीर्घ स्वर जो बनता है वह अकस वड़े दीर्घ से अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा। यहाँ पे ओ ए ऐ जो दिया है यह संयुक्त स्वर है, यानी दो स्वरों से मिलकर जो बना होता है वह संयुक्त स्वर कहलाता है। देखिए जैसे ओ बनता है वह गुण संधि में पढ़े होंगे आप, अ के बाद अगर ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, तो यह होता है संयुक्त स्वर। और यहाँ दीर्घ स्वर केवल आ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए य व र ल अंतस्थ व्यंजन होता है, तो यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है। तो वहाँ ओज रहता है, और ध्यान रखिए कि जो ओज होता है उसमें तीन रस आते हैं, वीर, विभत्स और रौद्र। माधुर्य में आते हैं उसमें भी तीन रस आते हैं, श्रृंगार, करुड़ और शांत। और प्रसाद में सभी गुण आते हैं, तो इससे याद रखिए सभी रस आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है यह बताना है। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो इसमें जो रस है वह अद्भुत रस है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ तीन बेर मतलब तीन बार, तीन बेर मतलब तीन बैर जो एक फल होता है, तो यहाँ पे जो यमक अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित्प्रीति, परत्ति गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। ये जो बिहारी की पंक्ति है उसमें अलंकार पूछा गया है, तो यह असंगति अलंकार का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, तौ पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हैं उर्वशी सुजान। तो यहाँ पे जो उर्वशी आया हुआ है वह उसका अर्थ अलग अलग है, इस कारण यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ तो स आ रहा है, इस कारण से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। तो शब्द शक्ति तीन होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, यह सभी जानते होंगे यह दोहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है। तो दोहा का विपरीत होता है सोरठा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। तो देखिए तीन अक्षरों का गढ़ होता है, जैसे होता है जगड़, मगड़, रगड़, भगड़,
तो यह जगड़ जैसे 3 अक्षर का है, और जो ये होते हैं गढ़ वह 8 होते हैं। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो पूछा है अक्षरों का समूह तो वह 3 होता है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, महेश्वर शब्द, महेश्वर का महा प्लस ऐश्वर होता है, तो वह जो संधि होगा वृद्धि संधि में, तो आ प्लस अय बराबर अय हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस एसड़ हो जाएगा, और यह जो संधि है वह यड़ संधि का है। इको यड़ची से ऊ के स्थान पे वह आदेश हो जाएगा, तो अनुवेषण बन जाएगा। अनु प्लस एसड़ बराबर अन्वेषण, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 102 और 3 में समास बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है पथभ्रष्ट, तो पथभ्रष्ट में कौन सा समास यह बताना है, तो पथ से भ्रष्ट, यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष है, आपादान तत्पुरुष, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, तो 8 अध्याय यानी यहाँ पे द्विगु समास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, तो युधिष्ठिर में जो समास है वह समास है उसे बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है युधिष्ठिर का, उसमें हो जाएगा अलुक तत्पुरुष, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या होगा, यानी दोष किसी पर और नाम किसी और पर, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सदा एक समान रहने वाले के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयुक्त है, तो सावन हरे न भादो सूखे, अर्थात सदा एक समान रहना, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो अंग अंग फूले न समाना यानी बहुत आनंदित होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं, उनमें से कौन सा गलत है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो 4 भेद हैं, तत्सम तद्भव विदेशज और देशज, यहाँ पे यौगिक नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, तत्सम शब्द बताइए। यह जो 4 ऑप्शन है उसमें तत्सम शब्द कौन है, तो चत्वारी जो है वह तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है, यहाँ पे जो फारसी शब्द नहीं है वह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इस्तीफा, वह इस्तीफा जो शब्द है वह शब्द है अरबी शब्द, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं, तो पंकज और जलज यह योगरूढ़ हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह दिया गया है, अगला प्रश्न है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य का कौन सा काल है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी यानी पूर्ण वर्तमान है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी आपादान कारक हो जाएगा, तो जहाँ अलगाव होता है वह आपादान कारक होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे जो अग्रजा शब्द है वह स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते जाते हैं रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है, तो टट्टू शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वह टट्टू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो याचना जो हमेशा है बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो उसका याचना ही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जिसका अनुभव किया गया है उसके लिए जो शब्द है वह है अनुभूत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हम सब पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो वयम पठामः, यह संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान काल के लिए संस्कृत में कौन लकार प्रयोग होता है,
तो वर्तमान के लिए हो जाता है लट लकार, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सर्वेषु दानेषु विद्यादानम विशिष्यते में सर्वनाम क्या होगा। तो यहाँ पे जो सर्वेषु शब्द है वह क्या है, सर्वनाम है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, राजन का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा। तो राजन का जो पंचमी बहुवचन होता है वह राज्ञ होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, यावत शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो यावत शब्द का हिंदी होगा जब तक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सी धातु का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो सी धातु का पुल्लिंग रूप हो गया शयाना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, रामः गृहं गच्छति में कौन सा कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे रामः गृहं गच्छति में कर्म द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चतुर्युगम में कौन सा समास है। तो चतुर्युगम में जो समास है वह द्विगु है, क्योंकि पहला जो शब्द है वह संख्यावाचक है। तो इस प्रकार से 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग देखें। जल्द ही एक नए प्रैक्टिस सेट में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, आभार। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।